अस्सलाम वालेकुम। परकुलेट फैसिलिटीज बेनिफिट्स, इसमें हमारे कुछ एरियाज रह गए थे जिसको अब हम कवर कर लेते हैं। सो हमने टैक्स ऑन सैलरी बोर्न बाय एम्प्लॉयर यहाँ तक डिस्कस कर लिया हुआ है पिछली वीडियोस में। अब यहाँ से ऑनवर्ड्स अब हम बात करते हैं इन एरियाज के ऊपर। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। अगर आपका एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिसमें हाउसकीपर, गार्डनर, ड्राइवर, अदर डोमेस्टिक असिस्टेंट, तो जो भी तनख्वाह दी जाएगी, सैलरी पेड टू देम बाय द एम्प्लॉयर, जो भी एम्प्लॉयर इनको तनख्वाह दे रहा है इन लोगों को, वो आपकी टैक्सेबल इनकम में शामिल किया जाएगा। लेकिन अगर आप इस फॉर एग्जांपल हाउसकीपर की फैसिलिटी हासिल करने के लिए अपने एम्प्लॉयर को कुछ पेमेंट कर रहे हैं, सो एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉय कुछ पेमेंट कर रहा है, फॉर एग्जांपल 100, और इसके बदले में एम्प्लॉयर ने इसको गार्डनर प्रोवाइड कर दिया है, माली प्रोवाइड किया हुआ है जो कि उसके लॉन वगैरह की ट्रिमिंग करता है आके। तो ये जो अब गार्डनर को सैलरी मिलती है, लेट्स से इट इज 10,000, तो 10,000 जो उसको तनख्वाह मिलती है गार्डनर को, माइनस करेंगे इसमें से 100 जो एम्प्लॉय ने पे किया, और बाकी जो 9,900 होगा वो टैक्सेबल इनकम में शामिल होगा, किसकी? एम्प्लॉय की। ना यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखिएगा कि ये कुछ 10,000 रुपए आपको नहीं दिए जा रहे, आपको मिल नहीं रहे, ये सिर्फ कैलकुलेशन टैक्स कैलकुलेशन के पर्पसेस के लिए आपकी इनकम में शामिल किए गए हैं। आपकी इनकम एक वर्कआउट करनी है जिसके ऊपर टैक्स अप्लाई करना है। तो एम्प्लॉयर ने अगर आपको कोई ऐसी फैसिलिटीज दी हुई हैं कि आपको कोई घर में कोई डोमेस्टिक सर्वेंट है, ड्राइवर है, तो उनको जो भी तनख्वाह दी जाती है वो तनख्वाह मिलेगी तो ड्राइवर को ही, लेकिन उसका एक शेडो आपकी टैक्स कैलकुलेशन में शामिल किया जाएगा ताकि आपकी इनकम को बढ़ाया जा सके उस अमाउंट से, और फिर उसके बाद उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जा सके। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। नेक्स्ट इज यूटिलिटीज। यूटिलिटीज के केस में क्या है जी कि अगर आपको बिजली, पानी, गैस, टेलीफोन, ये फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं एम्प्लॉयर की तरफ से, तो जो भी इन फैसिलिटीज की मार्केट वर्थ है, यानी जो बिल के ऊपर जो अमाउंट आ रही होती है, तो वो जो जो भी अगर ये एम्प्लॉयर पे कर रहा है ये सारी की सारी फैसिलिटीज, और अगर आप कोई पेमेंट एम्प्लॉयर को कर रहे हैं इस फैसिलिटी को हासिल करने के लिए, तो वो माइनस करके बाकी जो अमाउंट बचेगी दैट विल बी इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम ऑफ द एम्प्लॉय। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोविजन है। ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय वेव्ड बाय एम्प्लॉयर। वेव्ड बाय एम्प्लॉयर का मतलब ये है कि उसने माफ कर दिए। ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ने कुछ कोई ऑब्लिगेशन थी, कोई पैसे अदा करने थे एम्प्लॉयर को, लेकिन एम्प्लॉयर ने उसको माफ कर दिया। तो वेव्ड अमाउंट जो है वो, जो भी अमाउंट माफ कर दी गई वो टैक्सेबल इनकम में शामिल कर दी जाएगी एम्प्लॉय की, फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टैक्स ऑन सैलरी। ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेबल टू थर्ड पार्टी। तो किसी थर्ड पार्टी को कोई ऑब्लिगेशन पे करनी थी, कोई अमाउंट पे करनी थी एम्प्लॉय ने, पेड बाय एम्प्लॉयर, लेकिन एम्प्लॉयर ने कहा जी मैं अदा कर देता हूँ आपकी ऑब्लिगेशन, तो वो जो पेड अमाउंट है दैट विल बी इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम ऑफ द एम्प्लॉय। थर्ड वन इज प्रॉपर्टी और सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई प्रॉपर्टी या कोई सर्विस प्रोवाइड की है तो अगेन उसकी फेयर मार्केट वैल्यू देखी जाएगी, और फिर उसके बाद उसमें से माइनस कर देंगे पेमेंट बाय एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर, और ये जो पेमेंट है माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी, अगेन वही सेम प्रिंसिपल है कि आपका एम्प्लॉयर अगर आपको कोई बेनिफिट दे रहा है और पैसे नहीं दे रहा, उसके बदले में कोई बेनिफिट दे रहा है जिसके बदले में आपका कोई खर्चा कम हो रहा है, तो वो जो बेनिफिट की वैल्यू है वो आपकी इनकम में जाना चाहिए और उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होना चाहिए। एनी अदर परक्विजिट्स, फैसिलिटीज, सेम प्रिंसिपल, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ परक्विजिट माइनस पेमेंट बाय एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर, और ये टैक्सेबल इनकम में शामिल हो जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। तो ये पॉइंट नंबर 11 तक हमने बात कर ली। उसके बाद आ जाता है सेल्फ हायरिंग ऑफ प्रॉपर्टी। सेल्फ हायरिंग ऑफ प्रॉपर्टी, पहले इस सिनेरियो को समझ लेते हैं कि ये बेसिकली है क्या। सेल्फ हायरिंग ऑफ प्रॉपर्टी से मुराद ये है कि आपका जो एम्प्लॉयर है आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको अकोमोडेशन की फैसिलिटी मुख्तलिफ तरीके से दे सकता है। ठीक है, सो वो कितने तरीके से दे सकता है हम ये डिस्कस करने लगे। सो आपके एम्प्लॉयर की तरफ से आपको हाउस रेंट अलाउंस मिल सकता है। ये हाउस रेंट अलाउंस जो है ये फिक्स अमाउंट होगी, फिक्स अमाउंट होगी।
और इसका कोई रिलेशनशिप नहीं होगा आपके एक्चुअल रेंट एक्सपेंस के साथ। और ये जो हाउस रेंट अलाउंस है ये फुली टैक्सेबल होगा। दूसरा, एम्प्लॉयर आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड कर सकता है। अकोमोडेशन जो वो प्रोवाइड करेगा वो उसका पहला तरीका ये है कि उसकी कोई अपनी हाउसिंग कॉलोनी है, एम्प्लॉयज के लिए बनाई हुई उसने, और वहां पे वो कहे जी ये घर है, जाए इसमें रह लें आप। तो इसने आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड की। दूसरा तरीका ये है कि वो कोई घर रेंट पर ले ले, रेंटेड प्रॉपर्टी। रेंट पर ये घर कौन ले रहा है? एम्प्लॉयर। और वो जो रेंटेड प्रॉपर्टी है उसके बाद वो एम्प्लॉय को कहे कि आप इसमें जाके रह लें। ये भी अकोमोडेशन प्रोवाइड करने का एक तरीका है। तीसरा तरीका ये है कि अगर एम्प्लॉय के पास अपना घर है, एम्प्लॉय के पास अपना घर है, तो अब एम्प्लॉयर कहे जी कि मैं आपसे रेंट पे ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि एक और रिलेशनशिप राइज हो गया। एक तो ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का था, दूसरा अब ये टेनेंट हो गया, और ये लैंडलॉर्ड हो गया, या दूसरे शब्दों में इसको कह लो ऑनर, ज्यादा बेहतर वर्ड है। तो ये घर का ओनर था और ये किराएदार हो गया। ठीक है, रेंट पे ले लिया इसने घर। और फिर उसके बाद इसने कहा जी कि मैं अपने एम्प्लॉई को कहता हूँ कि जाओ मैंने ये घर रेंट पे लिया, तुम इसमें रह लो। ठीक है, ये जो थर्ड सिचुएशन है जिसमें एम्प्लॉय का घर एम्प्लॉयर ने रेंट पे लिया और फिर एम्प्लॉय को कहा कि जाए आप इसमें रह लें, ये भी अकोमोडेशन प्रोवाइड करने का एक तरीका है। एंड दिस इज कॉल्ड सेल्फ हायरिंग ऑफ प्रॉपर्टी। नाउ सेल्फ हायरिंग ऑफ प्रॉपर्टी के केस में टैक्स लॉ ये कहता है कि जब आप सेल्फ हायरिंग ऑफ प्रॉपर्टी का सिनेरियो होगा तो अकोमोडेशन को वैल्यू करने का जो भी तरीका है वो तो फॉलो करना ही है, क्योंकि एम्प्लॉयर ने अकोमोडेशन एम्प्लॉयर की तरफ से आपको अकोमोडेशन दी गई है। और अकोमोडेशन जब भी दी जाती है तो जो भी उसका फेयर मार्केट रेंट या अमाउंट विच वुड हैव बीन पेड इफ अकोमोडेशन वाज नॉट प्रोवाइडेड, वो फेयर मार्केट रेंट ही होता है। इसको कंपेयर करते हैं आप 45% ऑफ एमटीएस और बेसिक सैलरी, और इसमें जो भी हायर वैल्यू होती है उसको अकोमोडेशन के तौर पे टैक्स करते हैं। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं। कहाँ पे हमने डिस्कस किया था जी इसको? अगर थोड़ा सा इसको आप रिकॉल करें तो ये हमने डिस्कस किया था सैलरी में जाकर डेफिनेशन में, और अकोमोडेशन। सो ये हमने रूल डिस्कस किया हुआ है कि जो हायर अमाउंट होगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। अगर मुफस्सिल एरिया है तो ये 45% नहीं होगा बल्कि 30% हो जाएगा। ये हमने यही रूल अप्लाई करना है यहाँ पर भी। तो ये रूल हमने अप्लाई कर दिया। अब दूसरा जो एक और रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है वो कौन सा है? वो एम्प्लॉयर जो है वो टेनेंट भी है। ठीक है, और वो रेंट पे कर रहा है एम्प्लॉय को। तो अब प्रॉपर्टी के हेड ऑफ इनकम में जो भी रेंट की अमाउंट है वो शामिल की जाएगी। तो अब इसका मतलब ये कि जिस एम्प्लॉय ने अपना हाउस रेंट पे दिया एम्प्लॉयर को, उसने उसको अकोमोडेशन के तौर पे दे दिया, तो अब इस एम्प्लॉय की एक तो सैलरी इनकम में वैल्यू वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन आएगी, जो कि हम किस तरह से फाइंड आउट कर रहे हैं? ये 45% ऑफ एमटीएस और बेसिक सैलरी विच एवरेज हायर, इस तरीके से ये वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन आएगी उसकी तनख्वाह के अंदर। और दूसरा उसकी सैलरी इनकम के अंदर आएगा, सॉरी प्रॉपर्टी के हेड ऑफ इनकम में जो भी रेंट एम्प्लॉयर पे कर रहा है वो भी उसकी इनकम में शामिल होगा। ठीक है, सो ये अमाउंट रेंट की इसकी इनकम में शामिल होगी क्योंकि एम्प्लॉयर इसको पे कर रहा है रेंट। सो ये टैक्स लॉ की प्रोविजन है इससे मुतालिक। इसको अब हम एक दफा स्लाइड के ऊपर देख लेते हैं। सेल्फ हायरिंग ऑफ प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है जी? इनकम फ्रॉम सैलरी शैल इंक्लूड वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन इन अकॉर्डेंस विद रूल 4। रूल 4 वही था अभी 45% ऑफ एमटीएस बेसिक सैलरी वाला। और दूसरा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड रेंट इनकम इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 15 हमने प्रॉपर्टी के हेड ऑफ इनकम में डिस्कस किया हुआ है कि वो फिर प्रॉपर्टी के हेड ऑफ इनकम में उसकी इनकम जो है वो शामिल की जाएगी।
Next is superannuation fund approved by commissioner in accordance with part 2 of 6th schedule. superannuation funds वो उन तमाम superannuation बोलते हैं 60 साल की उम्र को, ठीक है। तो 60 years की जो एज है, your 60 years age, 60 years of age is called superannuation superannuation age, ठीक है। और कोई भी फंड एम्प्लॉयर ने जो बनाया हो जिससे बेनिफिट मिलेगा एम्प्लॉय को मिलेगा आफ्टर द एज ऑफ 60 years, जब वो 60 साल का हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं कि ये एक सुपर एन्युएशन फंड है। अच्छा जी, अब सुपर एनुएशन फंड बहुत सारे किस्म के हो सकते हैं, यानी हो सकता है आप उसको मेडिकल का बेनिफिट देना चाहते हो आफ्टर द रिटायरमेंट, तो इसको बोलेंगे हम कि ये एक सुपर एनुएशन फंड है जो 60 साल के बाद उसको मेडिकल की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। इसी तरह पेंशन भी 60 साल के बाद का अगर बेनिफिट है तो सुपर एनुएशन फंड कहलाएगा। प्रोविडेंट फंड भी इसी तरह अगर 60 साल के बाद का बेनिफिट है तो सुपर एनुएशन फंड कहलाएगा। सो सुपर एनुएशन फंड इज अ जेनेरिक, इट्स अ जेनेरिक टर्म यूज टू डिस्क्राइब एनी फंड जो 60 साल के बाद आपको बेनिफिट दे एम्प्लॉय को। और चूंकि पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी फंड, इनके अलग से ट्रीटमेंट, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स मौजूद है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स मौजूद है, तो हम वो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स फॉलो करेंगे। अब जो हम डिस्कस करने लगे हैं सुपर एनुएशन फंड का ट्रीटमेंट, वो हम वहां पे अप्लाई नहीं करेंगे जहां पे स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स पेंशन के, प्रोविडेंट फंड के और ग्रेचुइटी के दिए हुए, ठीक है। अब ये वो उन सुपर एनुएशन फंड्स की बात हो रही है जिनकी पहले बात नहीं हुई। सो कोई भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो इस फंड में जाएगा, या इस फंड में जो इंटरेस्ट क्रेडिट किया जाएगा, या इस पेमेंट से जो इस फंड से जो पेमेंट की जाएगी एम्प्लॉय को उसकी इंतकाल के ऊपर या उसकी एन्युटी के एवज, तो ये सारी की सारी एग्जाम फ्रॉम टैक्स है, इसमें से कुछ भी टैक्स इनकम में नहीं जाएगा। और अगर सुपर एनुएशन फंड से वो कोई बेनिफिट ले रहा है, कोई ऐसा सुपर एनुएशन फंड है जिसको स्पेसिफिकली इनकम टैक्स लॉ ने एड्रेस नहीं किया हुआ, तो उस सूरत में उसका जो बेनिफिट है वो टैक्सेबल कंसिडर होगा। सो दिस इज अबाउट सुपरएनुएशन फंड्स। और जहाँ स्पेसिफिक फंड्स को डिस्क्राइब कर दिया गया लॉ में, तो फिर वहां पे ये वाला ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं होगा, वो फिर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो है वो अप्लाई होंगे। जैसे कि प्रोविडेंट फंड के लिए अलग से हैं, ग्रेच्युटी के लिए अलग से हैं, पेंशन के लिए अलग से हैं। बेनोवलेंट फंड, बेनोवलेंस कहते हैं आपके इंसानी हमदर्दी के जज्बे को। तो इसी तरह कोई भी ऐसा फंड एम्प्लॉयर ने जो बनाया है जिसमें वो कोई ही वांट टू एक्सप्रेस हिज बेनोवलेंस टुवर्ड हिज एम्प्लॉइज, तो वो जो बेनिफिट मिलेंगे उस केस में क्या होगा, वो सारे बेनिफिट्स एग्जेम्प्ट होंगे फ्रॉम टैक्स अगर आपका वो जो बेनोवलेंट फंड है वो सेंट्रल एम्प्लॉइज बेनोवलेंट फंड एंड ग्रुप इंश्योरेंस एक्ट के मुताबिक अप्रूव हुआ है, उसके मुताबिक बना हुआ है। तो ये बस ये थेरेटिकली इसको याद रख लें, इसमें मजीद कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ओके, सो दिस वाज अबाउट remaining of the perquisites. Thank you very much. Take care.